हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट 2 है, आदिकाल से अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक विनम्र सा निवेदन है कि जैसे कि अगर ये हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो ऑप्शन होगा बी सही, पदावली। तो इसकी व्याख्या करते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति बैतली में की है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, जबकि मृगावती कुतुबन की तथा पद्मावत जायसे की और मधु मालती मंजन की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। ऑप्शन होगा बी सही, रासमती। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाला की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का विवाह, द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठ कर उड़ीसा प्रस्थान, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन एवं चतुर्थ खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर में वापस लाने की कथा वर्णित है। पदावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पदावत की स्त्री पात्र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्यापद के रचयिता हैं? तो ऑप्शन बी सही है, सब्रपा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। चर्यापद के रचयिता सब्रपा हैं और चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा को सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यू चित्तौड़ न आवै सावन पहिली तीज, जेवे बाट बिहरणी खिण खिण अड़वै खींच, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरई न दे, पंछी घालिया पिंजरे छूड़न रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? तो खुमान रासो की है। इसकी व्याख्या करते हैं। प्यू चित्तौड़ आवै सावन पहिल तीज, छूटन रो संदेह। उन पंक्तियों में खुमान रासो की है। खुमान रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विजय हैं। पद्मावत जायसे द्वारा करकंड चरयु, कनकामर मुनि द्वारा ढोला मारुरा दूहा, कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं? भट्ट केदार। ऑप्शन बी सही है, भट्ट केदार। इसकी व्याख्या करते हैं। जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं इस प्रकार हैं। तो रचनाकार और रचनाएं, जगनिक है परमाल रासो, श्रीधर है रणमल छंद और नरपति नाला है बीसल देव रासो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती हैं। तो ऑप्शन ए सही है, रामचंद्र शुक्ल। तो इसकी व्याख्या करते हैं।
उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी नामक ग्रंथ में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो सोमप्रभ सूरी द्वारा है। ये फर्स्ट है हमारा, सोमप्रभ सूरी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1292 विक्रम संवत में माना जाता है। निम्नलिखित रचना एवं रचनाकार। तो कुमारपाल चरित्र हैं हेमचंद्र सूरी, हम्मीर रासो हैं, सांगधर प्रबंध चिंतामणि है, मेरुतुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश शासक के लेखक हैं? बी ऑप्शन सही है, अब्दुल रहमान। व्याख्या करते हैं। संदेश राशक के लेखक अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश राशक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश राशक है। संदेश राशक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपति नाला ने बीसल देव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। परमाल रासो आला खंड के रचनाकार याज्ञनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो बंगला, ऑप्शन ए सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं। संस्कृत अवभट मैथिली, तो शैव सर्वस्व सार, कीर्ति लता पदावली और गंगा वाक्यवली, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय। अब इसमें भू परिक्रमा और दानो वाक्यावली, विभागसार, लिखनावली और दुर्गा भक्त तरंगणी। तो इसकी और नेक्स्ट है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। विद्यापति कृति कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी हमारा कंतु, लज्जेंज तू वैया सिहू, जुई भगया घर एतू। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? तो हेमचंद्र जी की है। भल्ला हुआ जो डैश घर इंतु प्रसिद्ध पंक्तियों के रचनाकार हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृतिक का पाणिनि माना जाता है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृतिक व्याकरण, देशी नाम माला, कोश तथा छंदो अनुशासन छंदोनुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सांगधर
कृत संगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है। सोम प्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा। कण्हप्पा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कण्हप्पा के गुरु का नाम जालंधरप्पा था। ये बिहारी के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? रामकुमार वर्मा ने कहा है। ऑप्शन सी सही था। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। और आदिकाल का नामकरण, तो नाम और प्रयोक्ता। चारण काल है डॉक्टर ग्रीशन, आरंभिक काल है मृष्यबंधु, बीजोपन काल है महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदि काल है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल है राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो ऑप्शन होगा सी सही, आदिकाल से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताया है। इनमें प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है खालिक बारी, दूसरा है पहेलियाँ, तीसरा है मुकरियाँ और चौथा है दो सुखने और पांचवा है गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं? तो विद्यापति ऑप्शन ए सही है। दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली का एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ निम्न हैं। शैव सर्वस्वसार और गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय नाटक की रचना की है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। पद्माकर रीतिकालीन कवि ने प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए।
यह इनमें किसका कथन है? ऑप्शन बी सही है, रामचंद्र शुक्ल। तो इसकी व्याख्या करते हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हजार प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध स्वभाव के कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा और आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सिद्ध साहित्य। इसकी व्याख्या करते हैं, सिद्ध साहित्य ब्रज यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है, जिनमें सरहपा और सबरपा और लुइपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा आदि प्रमुख है। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल संकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधनावस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी सही होगा, रासो काव्य धारा। तो रासो का इसकी व्याख्या करते हैं, रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती हैं, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भेदों में बांटा गया है। तो निर्गुण भक्ति शाखा, ज्ञानश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा, और दूसरा है सगुण भक्ति शाखा, राम भक्ति काव्य और धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं ही हैं, जो डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद्रबरदाई कीर्ति, पृथ्वीराज रासो, जगनीकृत परमाल रासो, नरपति नल्ला कृति, बीशल देवरासो आदि की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वो हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, राहुल संकृत्यायन। तो इसकी व्याख्या करते हैं, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वो हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। उक्त कथन महापंडित राहुल संकृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दोहा, कोश एवं चर्यापद आदि 2 रूपों में प्राप्त हैं। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, गुरु द्वारा संभव आदि। भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने पर मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती है। यह कथन किसका है?
कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ऑप्शन ए सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोड से अलग करने की बात कही गई। उनके अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोट में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की स्थापना किसकी है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पृथ्वीराज रासो विषय को उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। सर्वप्रथम डॉक्टर बुल्लर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय 12 सर्ग में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए। तो अप्रामाणिक का मानने वाले विद्वान फर्स्ट है डॉक्टर बुल्लर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, पांचवा कविराज श्यामल दास। और प्रामाणिक मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, कर्नल टाट, मिश्र बंधु, मोहन लाल, विष्णु लाल पांड्या। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ऑप्शन बी सही होगा, बीसलदेव रासो। तो इसकी व्याख्या करते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है और रस का किंचित अभ्यास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल जी की यह मान्यता बीसलदेव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी के आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपति नाला कवि विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है जो वीर गति के रूप में है। बीसलदेव रासो में 4 खंड हैं। नाला के इस बीसलदेव रासो में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उसके शौर्य पराक्रम का। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, बीसलदेव रासो, नरपति नाला, कुमार रासो, दलपति विजय और विजयपाल रासो, नाला सिंह। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो या आप सबको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखें। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।